हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं अन अकेडमी पे। नाउ एरिक गारसेटी, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और वो स्टेटमेंट्स काफी कंट्रोवर्शियल भी हैं और एक तरीके से डायरेक्ट वार्निंग है टू द इंडियन गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि इट इज एज डायरेक्ट एज पॉसिबल। अब ये देखिए, कांट टेक अस फॉर ग्रांटेड, इसको आप अस पढ़ लीजिए या यूएस पढ़ लीजिए। कहने की बात ये कि दुनिया में अभी दो कहानियां चल रही हैं पैरेलली। पहली कहानी जो अभी वॉशिंगटन में चल रही है वो है नाटो समिट। नाटो समिट खत्म हो गया, वहां पे गाफ हो गया जो बाइडेन का, मैंने आपको बताया। अब एक चीज समझिए कि जो बाइडेन यहां पे क्या कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे ये दिखाने के लिए कि वेस्ट जीत रहा है, वेस्ट इज विनिंग। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कोई ऐसा मैसेज आता है कि वेस्ट इज नॉट विनिंग, तो हु इज एंटी वेस्ट टुडे? आज कौन कौन है ऐसी कंट्रीज जो एंटी वेस्ट है? तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, व्लादिमीर पुतिन मतलब रशिया, और चाइना शी जिनपिंग। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप याद करिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहां पे थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर थे रशिया में। किनसे मिल रहे थे? व्लादिमीर पुतिन से। और व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे थे? ही वाज गिविंग द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो आप एक चीज समझिए कि मिलना गलत नहीं है, कोलैबोरेट करना गलत नहीं है, बट जो टाइमिंग है उससे क्या हो गया कि जो आईबॉल्स हैं एक तरीके से जो मैसेज देना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए जब आपके इलेक्शन ईयर होते हैं ना, तो आप एक पोस्चर दिखाना चाहते हैं कि मैं जीत रहा हूं, यूएस जीत रहा है और मुझे री इलेक्ट कर लो। और आपको ये पता है कि ऑलरेडी जो बाइडेन की मेंटल हेल्थ पे, उनके फिजिकल हेल्थ पे, उनके एज पे काफी इश्यूज ऑलरेडी चल रही हैं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया क्या चूज करता है? रशिया से मिलने का, व्लादिमीर पुतिन से मिलने का। तो अब देखिए इन्होंने कुछ बोलना शुरू कर दिया है और आपको समझ आएगा कि दिस इज नॉट द फर्स्ट डे, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये बार बार चल रहा है और काफी हिस्टोरिक है ये। मतलब मैं ये कहूंगा कि जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं थोड़े फ्रिक्शनल हैं। अब एक चीज देखिए, क्या क्या फंडे दे रहे हैं, ये कह रहे हैं दी रिलेशनशिप इज वाइडर एंड डीपर बट इट इज नॉट एज डीपर एज पॉसिबल। मतलब हम अक्रॉस द डोमेन्स हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स, एवरीवेयर वी आर कोलैबोरेटिंग। ठीक है, इंडो पैसिफिक ले लीजिए या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स ले लीजिए, वी आर कोलैबोरेटिंग। हम वेपन्स दे रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो रही है, इंजन डेवलपमेंट हो रहा है। बट डोंट टेक यूएस फॉर ग्रांटेड। ना आप यूएस को ग्रांटेड लीजिए, ना हम आपको ग्रांटेड लेंगे। अच्छा, उसके बाद गेट आउट ऑफ सिनिकल कैलकुलेशन। ये देखिए सिनिकल कैलकुलेशंस, इनका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। पूरी दुनिया आज बात कर रही है डी डॉलराइजेशन की। पूरी दुनिया आज क्या कह रही है कि ऑल्टरनेटिव करेंसीज होने चाहिए। क्यों ऑल्टरनेटिव करेंसीज होने चाहिए? क्योंकि पूरी दुनिया अगर डॉलर में ट्रेड कर रही है, मतलब एक तरीके से हम यूएस डिपेंडेंट हो गए। अगर हम यूएस डिपेंडेंट हो गए तो हमें हर वो चीज करनी पड़ेगी जो यूएस चाहता है। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो यूएस और वेस्टर्न सिस्टम्स क्या करते हैं हमारे साथ? वो हमारे पास सैंक्शंस लगा देते हैं। और जैसे ही आपके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, आपकी कंपनीज, आपकी इकोनॉमी, आपके लोग, इन्फ्लेशन, ऑयल, सब कुछ आपको अफेक्ट करने लगता है एक साथ। तो अब दुनिया के जो इमर्जिंग पावर्स हैं या एक तरीके से कह लीजिए चैलेंजर्स हैं, तो चैलेंजर्स के कुछ नाम ले लीजिए। एक को सऊदी अरेबिया ले लीजिए, ऑयल जाइंट है। ईरान अगेन ऑयल एंड गैस जाइंट है। उसी तरीके से रशिया, वेपन्स, ऑयल, गैस जाइंट। चाइना, एवरीवेयर इट इज द सेकंड बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। तो ऐसी जितनी कंट्रीज हैं, और भारत को कभी भी मत भूलिएगा, भारत हमेशा से एक बिग पावर एम्बिशन लेके इस रेस में लगा हुआ है। तो ये सारी कंट्रीज को एक कॉमन कॉमन चीज आई कि देखिए, पहली बात तो कि पूरे जो वेस्टर्न वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो, चाहे आप ये ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, ये सारे वेस्टर्न डोमिनेटेड हैं और वेस्ट की ही बातें होती हैं, वेस्ट की ही बातें की जाती हैं। और वेस्ट के अगेंस्ट अगर आप कोई भी स्टांस लें तो आपकी बात आगे चल ही नहीं पाती। तो उन्होंने कोशिश की ऑल्टरनेटिव्स बनाने के लिए, इसलिए प्राइम मिनिस्टर हमेशा बात करते हैं ग्लोबल साउथ, साउथ साउथ कॉपरेशन, ब्रिक्स, और उसी तरीके से चाइना बैक्ड एससीओ। तो ये सारी जो कहानी है ये पैरेलली चल रही है। और इकोनॉमिकली आप ये समझ लीजिए डी डॉलराइजेशन, गोल्ड की जो रेट्स बढ़ रही हैं, सारी कंट्रीज और सारी सेंट्रल बैंक्स, मतलब सारे सेंट्रल बैंक्स दे आर बाइंग गोल्ड एंड डंपिंग डॉलर। मतलब जो पहले डॉलर होल्ड करते थे उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे मार्केट में सेल कर रहे हैं, और डॉलर सेल करके क्या खरीद रहे हैं? गोल्ड। तो ये चीज समझिए। तो एक ये वाली तो इशू है। अब इसी पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसी इमेजेस वायरल भी हो जाती हैं। आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो वो वायरलिटी होती है उस इमेज में। और आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम में बहुत गालियां भी दी गई थी, बहुत गालियां दी गई थी। और सरप्राइजिंग इनफ यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रशिया इज फाइटिंग विथ यूक्रेन, यूक्रेन इज फाइटिंग विथ व्लादिमीर पुतिन। ये बात ठीक है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नॉट ब्रिंग भारत इन बिटवीन, क्योंकि भारत इज ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। हम ये कोशिश नहीं कर रहे कि हम कोई साइड ले लें, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। क्योंकि
वेस्टर्न जो डिजाइन है वो हमेशा से ये रहे हैं कि हम सबको आइसोलेट करते जाएंगे, आइसोलेट करते जाएंगे। कभी चाइना को कभी करेंगे, कभी रशिया को करेंगे, कभी ईरान को करेंगे, कभी नॉर्थ कोरिया को करेंगे। आप कितने लोगों को आइसोलेट करेंगे? हर वो इंसान जो आपकी बात नहीं मानता आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। तो इंडिया एक तरीके से सेंट्रिस्ट पावर का काम कर रहा है, बट ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो व्हाई द नॉइज? यूएस इज नॉट हैप्पी विथ इंडिया। बहुत सारे कारण है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और वेस्ट इज लूजिंग ग्राउंड अक्रॉस ग्लोब। और ये एक सेक्टर की बात नहीं है, ये एक आइसोलेटेड इवेंट की बात नहीं है। चाहे आप देखिए इजराइल वाला वॉर ले लीजिए, वहां पे देखिए अब थू-थू हो रही है। क्यों थू-थू हो रही है? क्योंकि उन्होंने सबने बोला कि देखिए आपने वेपन्स दे दिए, भाई इजराइल ने जाके बॉम्बिंग कर दी, बच्चे मर गए, एंड में आप ही ने इनेबल किया। उसी तरीके से आप रशिया यूक्रेन वॉर ले लीजिए, पूरे यूरोप में जो इन्फ्लेशन हुआ था, जो प्राइस राइज हुआ था, एसेंशियली एनर्जी क्राइसिस हो गया था, ऑयल एंड गैस इन्होंने रोक दिया था व्लादिमीर पुतिन ने। तो सारा जो क्राइसिस है वो हुआ कहां? यूरोप में हुआ, मिडिल ईस्ट में हुआ। और एक तरीके से इनेबलर कौन था? वेस्ट। बट खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो लोगों ने कहना शुरू किया, एक तरीके से चैलेंज करना शुरू किया। अच्छा, ये कहा जाता है कि चूज साइड। आप सीधा सीधा एलाई बोलिए, ये मत बोलिए फ्रेंड्स पार्टनर्स, एलाई एलाई बन जाइए। और यहाँ पे ये इमेज बहुत अच्छे तरीके से दिखा था एक टाइम में, सुपर पावर हेजेमॉन, और इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये हेजेमोनिक टेंडेंसीज बहुत कम होते जा रही हैं। आप इसको ऐसे भी समझिए, एक प्रेडेटर ड्रोन पहले यूएस के पास होता था, वेस्टर्न एलाइज के पास होता था। आज आप देखिए हुतीज हमास सब उठा के कोई ना कोई ड्रोन लेके, कामाकाजी ड्रोन लेके एक दूसरे पे मार रहे हैं। डेमोक्रेटाइज हो गया वॉर, वॉर सस्ता हो गया, कोई भी आके किसी के ऊपर कुछ भी कर दे रहा है। तो जो कंट्रोल था, ओवरऑल कंट्रोल था, ग्लोबल पुलिस वाली नैरेटिव थी, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि अब ऑल्टरनेट चैलेंजर्स भी हैं। मतलब अगर यूएस एक ग्रुप को सपोर्ट करता है तो साइमल्टेनियसली देखता है कि अगर रशिया सपोर्ट कर देगा तो भी उसको बैलेंस आउट करता है, अगर चाइना भी पीछे खड़ा हो जाएगा तो भी बैलेंस आउट। और धीरे धीरे ये क्लब्स बन गए। कैसे? जैसे एक एक्सेस तो आपको क्लियरली पता है कि नाटो प्लस यूएस, ये पूरा जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है इनकी। और ऑपोजिट साइड में आपको दिख रहा है कि क्लियर एक्सेस बन गया किसका? ईरान, चाइना एंड रशिया। अच्छा, ये देखिए यहां से कहानी आप, मैं आपको कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स बताऊंगा, पूरी कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, बट ऐसे कुछ कुछ इवेंट्स देखिए जहां पे कंटिन्यूअसली आपको समझ आएगा कि ये फ्रिक्शन है। याद रखिएगा, ये सीएनएन लिख रहा है, सीएनएन, बीबीसी अगर ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू करता है तो इसमें दो चीजें आपको समझ आनी चाहिए। एक तो इनका बायस दिखता है, एंग्लो सेक्सॉन वर्ल्ड का एक बायस दिखता है कि यार इंडिया में जो भी हो रहा है देयर इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। ठीक है, एक वाली बात होती है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज देयर, कॉलोनियल ओवरहैंग इज देयर। बट देन देयर इज अ पॉलिटिकल साइड। जब भी इलेक्शन होंगे उस टाइम में आप ऐसे, अब ये देखिए, इंडियाज मोदी एंड हिज हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी हैव अनदर 5 years इन पावर। आप एक चीज समझिए, it takes 10 years, 20 years, 30 years to build a reputation। और ऐसे ग्लोबली अगर आपकी रेपुटेशन के ऊपर या आपको टैग करने लगेंगे तो क्या होता है? जैसे एक इंस्टीट्यूशन है ये निर्वाचन आयोग, मतलब इलेक्शन कमीशन। अब इसकी रेपुटेशन, मान लीजिए मैं ये बोलने लगता हूं कि इलेक्शंस आर अनफेयर, तो क्या होने लगता है? इसकी रेपुटेशन इतने सालों की, डेकेड्स की जो पूरी रेपुटेशन है वो खत्म होती है। उसी तरीके से जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी लीडर हैं ग्लोबली, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि रेपुटेशन बनाने की। उनकी रेपुटेशन पे हिट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ऐसे न्यूज आर्टिकल्स अक्रॉस द बोर्ड वेस्टर्न मीडिया से पब्लिश करके और मेन स्ट्रीम करते जाओ। ठीक है, ये कहानी कब हो रही थी? इलेक्शन के टाइम में। अब ये देखिए, इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्राइसिस, ये कौन बोल रहा है? वीडम। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, पूरी पूरी ब्यूरोक्रेसी ने, पूरे स्टेट के फंक्शनरीज ने क्लियरली बोला है कि ऐसी जितनी भी इंडिसेस आती हैं, आप इनवेरिएबली देखिएगा कि इंडिया को इसमें बैड मार्क्स मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया हर चीज में खराब है। अगर इतना खराब होता तो हमारे जो टैलेंट है, हाउ दे आर एक्चुअली रूलिंग द टेक वर्ल्ड, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे इंडियंस ही हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं स्पेसेस को? अब क्या इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनी नहीं बनी? क्या इंडिया में इनोवेशन नहीं हुए? एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए? आईआईटी, आईआईएम सब कुछ बना। बट आप एक चीज देखिएगा कि अंडर एनी सर्कमस्टांस, जो मान लीजिए आपको दिख रहा है कि ग्रोथ इज गोइंग 10%, तो इनके इंडेसेस में आपको ग्रोथ 1% दिखेगा। मतलब ऑन पेपर आपको ये समझ आएगा, अच्छा इंडिया तो ग्रो कर रहा है, पर कैपिटा इनकम भी ग्रो हो रहा है, बट दे विल बी वरीड कि अरे डेमोक्रेसी खराब हो रही है, अरे ऑटोक्रेसी आ गई है। ठीक है, और इलेक्शन से पहले तो ये बहुत कुछ हुआ, मैनिपुलेशन हुआ। अच्छा, ये देखिए, हाउ फाइव आई ब्लॉक इज ट्राइंग टू डिफाइन इंडियाज काउंटर टेरर एंड इंटेल अपैरेटस। अब ये जो फाइव आई अलायंस था, ये कोशिश कर रहा था एक तरीके से बार बार एक पर्टिकुलर कीवर्ड को बार बार लाने का, वो था हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग। तो कंटिन्यूअसली इसने बोला, और आपको ये याद होगा कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिबफ किया था जस्टिन ट्रूडो को। जस्टिन ट्रूडो की बार बार बेइज्जती की गई थी, डांट तक लगाई गई थी, बुला बुला के डांट लगाई गई थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन है इंडिया के सिक्योरिटी अपैरेटस में, ये लेकर कि जब इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कनाडा में बैठ के आप क्यों चैलेंज कर रहे हैं? और
कंटिन्यूअसली खालिस्तान खालिस्तान वही के वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए, सिख असैसिनेशंस आर द यूएस एंड कनाडा रेजिंग द हीट ऑन इंडिया, व्हेन टेररिज्म is democracy, India sharpens its diplomatic knife to further expose Canada's खालिस्तानी double speak। पॉइंट ये है कि आप किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अप्रिशिएट करिए और वहां पे आप कोशिश मत करिए कि ऐसे कोई भी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको आप सपोर्ट करें या उनको उनको एक स्पेस दें ये बोल के कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, फ्री स्पीच है। उसके बाद देखिए माइनॉरिटी रिपोर्ट। अब जब भी ये माइनॉरिटी रिपोर्ट आता है तो उसमें सबसे मतलब टॉप टारगेट होता है इंडिया। इंडिया में माइनॉरिटी खतरे में है, यहाँ पे ऐसे लॉज आ रहे हैं, एंटी कन्वर्जन लॉज आ रहे हैं। मतलब कभी कभी तो इन रिपोर्ट्स को पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि मेरे स्टेट में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं आपको इतनी इतनी डीप रिसर्च कैसे है, और स्पेशली ये लॉ के ऊपर होता है। उसके बाद देखिए रीइमेजिनिंग डेमोक्रेसी, व्हाई इंडियाज कॉल फॉर ट्रांसपेरेंट रैंकिंग्स रैटल्स द वेस्ट। इंडिया, चाइना और ये सारी जितने भी इमर्जिंग चैलेंजर कंट्रीज हैं, चाहे वो कंप्लीटली डिक्टेटरशिप में हो चाहे वो डेमोक्रेसीज हो, सबका एक चीज तो कॉमन है कि देखिए ये जितने भी इंडिसेस हैं ना, वेस्टर्न ओरिएंटेड जो भी इंडिसेस हैं, ये सारे बायस्ड हैं। तो एक रिफॉर्म की जरूरत है यहाँ पे, और क्लियरली सारी कंट्रीज अब इन इसमें रिफॉर्म ला रही है। अब एक और प्रॉब्लम है, देखिए अगर मैं रशिया से दोस्ती करता हूं तो रशिया में क्या बोलता है? रशिया बोलता है कि आप सुखोई ले लीजिए, आपको वेपन्स चाहिए वेपन्स ले लीजिए, S-400 चाहिए S-400 ले लीजिए, ऑयल चाहिए गैस चाहिए, जो लेना है ले लीजिए। और दूसरी बात, हम आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में विल रिस्पेक्ट योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ऑन दी अदर हैंड जब आप वेस्टर्न अलायंस की तरफ देखते हैं तो वेस्टर्न अलायंस बोलता है जाओ कूद पड़ो। कहां कूद पड़ो? साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में जाके चाइना के साथ लड़ाई कर लो। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप अभी 4-5 ट्रिलियन डॉलर पे हैं, आपको 10 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचना है, 20 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचना है, आपके एम्बिशंस ग्लोबल हैं, तो आप अभी लड़ाई करने बैठेंगे या यू वांट पीस? तो वही पॉइंट है ना कि व्हाई वी शुड फाइट, है ना, अदर्स वॉर। जिस तरीके से यूरोप फंसा रशिया यूक्रेन क्राइसिस में, उस तरीके से क्या इंडिया को फंसना चाहिए विद चाइना? या क्या इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि चाइना के साथ एक रिप्रोचमेंट करके एक कहीं ना कहीं बैलेंस करने के बाद कि आप भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अप्रिशिएट करिए, हम भी आपकी करेंगे, और बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर लीजिए, आराम से ट्रेड करिए और बिजनेस करिए। डू डू मेरी ऑन द बॉर्डर, मतलब यू स्टॉप दिस। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होती है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि इंडिया चाइना दे सॉल्व देयर इश्यूज, तो फिर आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान का भी कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। उसी तरीके से फिर यूएस की जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो भी रिकैलिब्रेट होगी। और पता है फियर क्या है वेस्ट को? फियर ये है कि व्लादिमीर पुतिन कहीं ब्रोकर ना बन जाए। व्लादिमीर पुतिन कहीं शी जिनपिंग को एक साइड बैठा के और नरेंद्र मोदी को एक साइड बैठा के ये ना बोल दे कि चलो चीजें सॉल्व करो अभी। और गलती से अगर ये सॉल्व हो गया तो उसके बाद क्या होगा? इंडिया के पास कोई कारण नहीं होगा साउथ चाइना सी के ऊपर स्टेटमेंट्स देने का, साउथ चाइना सी में जबरदस्ती घुसने का, और उसी तरीके से चाइना के पास कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि बे ऑफ बंगाल में घुसे जा रहे हैं या बांग्लादेश में जबरदस्ती बेसिस बना रहे हैं। क्योंकि जब भी आप चाइनीज कोई भी ग्लोबल टाइम्स को फॉलो करेंगे तो ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि वी आर रियली वरीड अबाउट यूएस बेसिस, कि हमारी पूरी इशू जो है वो यूएस बेसिस से है। और यूएस बेसिस एक नहीं है, लगभग 800 हैं अक्रॉस ग्लोब, और उन्होंने साउथ चाइना सी में एक रिंग बना रखे हैं, मल्टीपल रिंग्स बना रखे हैं। ये हम बोलते हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उन्होंने मल्टीपल रिंग्स बना रखे हैं कि चाइना फर्स्ट रिंग के बाहर ना आए, सेकंड रिंग के बाहर ना आए, और थर्ड रिंग के बाहर तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए इंडिया हमेशा से एक नुएंस्ड अप्रोच रखता है, ऐसा नहीं कि हमें आपके साथ सीधी सीधी लड़ाई कर लेनी है। उसके बाद इंडिया अपने डिफेंस आर्किटेक्चर को हमेशा अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पे अलाइन करता है। S-400 हमने खरीद लिया, इस बात पे बहुत बड़ी इशू थी कि आप क्यों S-400 खरीद रहे हैं, सैंक्शन लगे हुए हैं, आप क्यों पैसा दे रहे हैं। उसके बाद रशिया इंडिया अग्री टू स्पीड अप डिलीवरी ऑफ मिलिट्री स्पेयर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि हम सोवियत फोल्ड में थे, क्योंकि हम वी वर क्लोजर टू रशिया सोवियत, तो हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं। सुखोई आप देख लीजिए, सुखोई 30 MKI, तो अब इनकी रिपेयर, इनके स्पेयर्स कहां से आएंगे? रशिया से आएंगे। तो ये एक डिपेंडेंसी हमारे पास हमेशा से है और थी। और उसके बाद ये देखिए, जब भी सैंक्शंस लगे, जब ये रशिया यूक्रेन वॉर, अब वॉर के बाद क्या होता है? सबसे पहले ऑयल की प्राइसेस $100 के ऊपर पहुंचती है, तो इंडिया ने नेगोशिएट किया कि भाई हमें सस्ते में ऑयल चाहिए फॉर आवर लोकल पीपल। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आप एक अच्छे दोस्त हैं, अगर आप एक अच्छे दोस्त हैं, तो क्या आप मेरी प्रॉब्लम्स को समझेंगे? क्या आप मेरी इंटरनल इश्यूज को समझेंगे? और क्या आप उसके हिसाब से आप मेरे साथ रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, या बस बोलेंगे बस यार साउथ चाइना सी में चले जाओ? सो ऑयल इज सच अ सेंसिटिव इशू कि ऑयल की प्राइसेस पे पॉलिटिक्स होता है इंडियन गवर्नमेंट हर जगह। इंडियंस आर अफेक्टेड क्योंकि डेली लाइफ अफेक्टेड है। तो अगर ये होता है और हमारी प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो क्या होता है? एंड ऑफ द डे नो गवर्नमेंट कैन सर्वाइव विद हाई ऑयल प्राइसेस। तो इसलिए हमें सस्ता ऑयल अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खरीदना पड़ता है, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में रियल इशू कम्स इन।
रियल इशू ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक तरीके से नाटो की किरकिरी हो गई। नाटो की किरकिरी इस कारण से भी हुई कि नाटो के अंदर बहुत सारे डिवीजन थे। आपने मेलोनी का रिएक्शन देखा ही होगा, इंटरनेट पे वायरल है। उसी तरीके से आपने एर्डोगान की स्पीच सुनी होगी। एर्डोगान ने क्लियरली कहा कि आपकी ना डबल स्पीक है, आप हिपोक्रेट्स हैं। आप एक साइड बोल रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में हम पैसे डाल रहे हैं और दो ऑपोजिट साइड में आप बॉम्ब दे रहे हैं इज़राइल को, बच्चों को मारने के लिए। तो आप देखिए कि वो जो नाटो जो एक तरीके से यूनाइटेड अलायंस टाइप आपको दिखता है, उसी तरीके से आप विक्टर ओरबान की हरकतें देखिए, वो बार-बार कभी डोनाल्ड ट्रम्प से मिल रहे हैं, कभी शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, कभी व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं और साइमल्टेनियसली आपको ये दिख रहा है, यहाँ इस सिंगल इमेज में आपको एक चीज़ दिख रही है, एक अलाइनमेंट ऑफ साउथ-साउथ पार्टनरशिप, एक अलाइनमेंट ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की कहानी, जैसे ही आप ये वर्ड सुनोगे मल्टीपोलर, तो किसी के कान खड़े होंगे। किसके कान खड़े होंगे? जो ऑलरेडी अभी रूल कर रहा है, जो अभी हेजेमोन था और जो हेजेमोन बने रहना चाहता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, इसके नीचे कमेंट डालिए और मुझे बताइए किस और टॉपिक पे आप ऐसी वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।